प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आप समझ भी चुके हैं कि साहित्य वास्तविक रूप से जन समूह के हृदय का विकास होता है, जन समय की आवाज़ होता है, जन समय की भावनाओं को व्यक्त करने वाला होता है। साहित्य के विकास के साथ साथ और मानव विकास के साथ साथ साहित्य की भाषा भी बदलती है, या लेखक उसी की ओर संकेत करता है कि जब विविध मतांतर समाज में प्रचलित हुए तो साहित्य की भाषा भी मतों के प्रचार प्रसार में बदलने लगी। प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा में विविध धर्म पंथों ने अपने मतों का प्रचार प्रसार किया। इसके उपरांत जैसा कि लेखक कहता है कि दो नमूने मिलते हैं, पद्मावत और पृथ्वीराज रायसा। लेखक कहना चाहता है कि पद्मावत में की कविता में तो थोड़ा बहुत रस है, आनंद की अनुभूति है, लेकिन पृथ्वीराज रायसा की तारीफ करने लायक कौन सी बात है। अर्थात उसमें भाषा इस तरह की है जो लेखक कहना चाहता है कि न वो संस्कृत से जुड़ी हुई है, न हिंदी है, पता नहीं किस तरह की मेल जोल की खिचड़ी है। इस तरह का लेखक इस ओर संकेत करना चाहता है। यह हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मतांतर के साथ ही हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदा जुदा भाषा हो गई। इन एकादशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। अर्थात उस समय एकादशी का मतलब 10 और 1 11 भाषाओं में बंगाली लेखक के अनुसार थोड़ी सी मधुर भी थी। मराठी महाकठोर और कर्णपटु तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अतः लेखक यहाँ पंजाबी भाषा को थोड़ी कठोर, रूखी और भद्दी बताता है। अब लेखक हिंदी की बात करना चाहता है। वह कहता है कि इसमें संदेह नहीं है कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि हिंदी भाषा सबसे विस्तृत और अपने समय की भाषाओं में सबसे ज़्यादा विस्तार लिए हुए है। हिंदी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चौपाटी से गुवाहाटी तक सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और संवाद कर सकते हैं। इसीलिए आप सब जानते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बेसवारी तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई अवान्तर भेद हैं और हिंदी में ही कई उपशाखाएँ हैं, जैसे ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बेसवारी, भोजपुरी इत्यादि। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है। लेखक कहना चाहता है कि ब्रजभाषा में बोलने में थोड़ा सा मिठास है। जैसे हम भरतपुर, यूपी, मथुरा, जो कि यूपी में ही पड़ता है, कि भाषा को सुने तो थोड़ा सा सरसता उसमें नज़र आती है। इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। लेकिन लेखक दूसरा पक्ष भी ब्रजभाषा का रखता है कि इसमें केवल श्रृंगार पक्ष को ही व्यक्त किया जा सकता है, जबकि बहुत सारे रस होते हैं, उनको यह अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं।
लेखक के अनुसार बुंदेलखंड की जो बोली है उसमें सब प्रकार का काव्य और रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भिन्न रुचि ही लोका, अर्थात लोक में आज सभी मनुष्यों की रुचि अलग अलग होती है। हमें बेसवारी की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगाल की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है। लेखक यहाँ इस ओर भी संकेत करता है कि हिंदी का जो साहित्य है वह विस्तृत है मराठी, गुजराती, बंगला भाषाओं की अपेक्षा में, और संस्कृत से थोड़ा न्यून लेखक बताता है। किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पहुँच है, सिवाय एक प्रेम सागर से दरिद्र रचना के। इसमें और कुछ हुई नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करें। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। लेखक देखिए, हिंदी भाषा में विविध भाषाओं के शब्द हैं। ये हिंदी की गरिमा समझ लो, हिंदी की महानता समझ लो, लेकिन लेखक संस्कृत की तुलना में इसे महत्व नहीं देता है और कहता है कि इसमें कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं और उर्दू ने इसकी रेड मार दी है। सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त, अर्थात लेखक का मानना है कि सूर और तुलसी की जो पद्य रचना है उसमें ही शुद्ध हिंदी है। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया। इसे यहीं समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। अर्थात लेखक यहाँ विविध भाषाओं की चर्चा करता है और विविध भाषाओं में जो वर्तमान में है हिंदी को उनसे श्रेष्ठ तो मानता है, पर फिर भी उसकी नज़र में संस्कृत ही श्रेष्ठ भाषा और काव्य रचना के लिए उत्तम है, ऐसा लेखक का मानना है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, लेखक का मानना यहाँ जो भी है, हम इस पाठ से इतर आज वर्तमान हिंदी के बारे में थोड़ा सा सोचें और चर्चा करें। तो देखिए, हिंदी आज विश्व की विस्तृत भाषाओं में गिनी जाती है और प्रमुख भाषाओं में समाहित है। भारत की जनसंख्या आज विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है और हिंदी को पूरा देश जानता है, समझता है और संवाद कर सकता है। अब यूँ भले ही कोई जानबूझ करके ये कहे कि हिंदी में नहीं समझता, ये नामुमकिन है। हर भारत का हर वासी आज हिंदी को जानता है, उसमें बोल सकता है, संवाद को समझ सकता है और हिंदी निरंतर बढ़ रही है। साहित्य रचना इसमें आ रही है और आज हिंदी भारत तक ही सीमित नहीं है, आज विश्व के स्तर पर भी अपना स्थान बना रही है। अमेरिका के, जर्मनी के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के, अर्थात प्रमुख देशों में इसका अध्ययन किया जा रहा है और बाजारवाद हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ा बाजार है।
उस बाज़ार में अपने आप को स्थापित करने के लिए कंपनियां और देश प्रयासरत है और उसके लिए हिंदी सीख रहे हैं, अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, अर्थात हिंदी अपना गौरव बढ़ा रही है। हम भले ही इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हिंदी बहुत बड़ी शक्ति है। इसका काव्य मन को परिष्कृत निर्मल बना करके मनुष्य के अंदर करुणा जागृत करता है और सच्ची मानवता को उसके हृदय में स्थापित करता है। इसलिए हिंदी वर्तमान में विस्तृत भाषा है और भविष्य की भी महान भाषा बनने की इसमें क्षमता है। धन्यवाद।